हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका यूपीएससी ईपीएफओ का जो पेपर है 2023 में, मतलब कल जो पेपर हुआ है यूपीएससी ईपीएफओ का, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। ग्रामर और वोकैब में जितने सारे क्वेश्चंस हैं सबका मैं सटीक आंसर बताऊंगा, परफेक्ट आंसर बताऊंगा, उसके पीछे के कारण बताऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। वो सारे रूल्स आप जानते हो, उसी में से क्वेश्चंस को पूछा गया है। बशर्ते कई लोगों का उस छोटे छोटे चीज़ पर ध्यान नहीं जाता, तो इसके वजह से वो मिस्टेक करके आए होंगे। और मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कल 10 बजे रात घर लौटा एग्ज़ाम दे करके, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर दूर था तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे पहुँचने में, बारिश का मौसम भी है। तो किसी स्टूडेंट ने एक लिंक भेजा हुआ था एनालिसिस का। एक टीचर है एग्ज़ामपुर पे, एग्ज़ामपुर है एक आपका चैनल, उस पर एक लड़का बता रहा है सोल्यूशन को। भाई वो बहुत ही गंदे तरीके से बताया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का वो आंसर भी गलत दे रखा है, लॉजिक तो कोई बता ही नहीं रहा। मैं उसी मतलब एक बोलते हैं ना क्यूरियस होकर के, मतलब कि देखते हैं भाई कौन कौन लोगों ने एनालिसिस करके दिया हुआ है। मैं आउट ऑफ क्यूरियसिटी देखा तो पता चला कि बहुत सारे टीचर ऐसे बोल रहे हैं कि इसको पेंडिंग रखते हैं, बाद में इसको देखेंगे, है ना। और बहुत सारे टीचर ने तो गलत भी बता रखा है आंसर को। मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत ही बताया है, मतलब मैं जितने लोगों का देखा हूँ। जैसे कोई एक टीचर है, वो बता रहा था पेपर सेकंड का एक क्वेश्चन है, इफ़ आई वुड करके है एक क्वेश्चन, तो उसने बता रखा है ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें नो एरर है। भाई वो आपने गलत बताया हुआ है। तो ज़्यादातर क्या, मतलब जितने टीचर का मैं देखा सब ने गलत बता रखा है कुछ ना कुछ। मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा और एकदम क्लैरिटी के साथ बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, देख लो। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको टास्क और टेस्ट के थ्रू, ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू वोकैबुलरी अच्छे से सिखा दूंगा। ग्रामर में जो भी डाउट्स होंगे आपके, मैं पर्सनली क्लियर कर दूंगा, कॉल करके, मैसेज करके या फिर वीडियो बना करके, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अच्छे लेवल का ग्रामर पढ़ाता हूँ, ट्रस्ट करो, मेरे वीडियो जा करके चेक कर लेना जितना भी ग्रामर पढ़ाया हूँ अभी तक। और चलिए हम लोग बात करते हैं आज के पेपर के ऊपर। ये मेरा ही पेपर है, मैं आंसर की दे दूंगा जब निकलेगा, देख लेना चेक करके मिला करके कि मैं जो आंसर टिक किया हूँ वो सही है कि नहीं। अब ज़रा देखो, बात करते हैं यहाँ पर। ये पैसेज है, पैसेज को हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है, पैसेज को हम लोग लास्ट में करेंगे। चलिए हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में क्या पूछा है फर्स्ट पेपर में, ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका पूछा है फिल इन द ब्लैंक। और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे हैं ज़रा देखते हैं। यहाँ पर पूछा है आई, अच्छा एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आई वॉज वॉकिंग, वॉज को रख करके, तो देखते हैं क्या होता है। आई वॉज वॉकिंग पास्ट दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अब वॉज तो होगा नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, देख रहे हो, पिछले जो 3 साल के बारे में बताया। मतलब ये क्या दे रखा है, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स से क्या पता चला कि एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। इसका मतलब कौन सा टेंस यहाँ पर होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा। कई लोगों ने बता रखा है कि पास्ट होगा, पास्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेंस और टाइम में कन्फ्यूजन होता है। देखो मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। टेंस को पकड़ना आसान है क्योंकि टेंस सिर्फ 12 टेंस होते हैं आपके। अगर 12 टेंस होते हैं तो वर्ब का जो टेंस का मतलब ही होता है फॉर्म ऑफ ए वर्ब, है ना। तो आप वर्ब के फॉर्म को देख करके पहचान जाओगे कि कौन सा टेंस है। लेकिन कौन सा टेंस का इस्तेमाल करना है उसको जानने के लिए आपको टाइम को जानना पड़ेगा। समझ लो बात को, आपको अच्छे से टाइम को जानना पड़ेगा। और टाइम बिल्कुल ही समझना थोड़ा सा, मतलब अच्छे टीचर की, अगर मैं कहूँ अच्छे टीचर अगर आपको मिल जाते हैं तो टाइम से आपको बता देंगे। मतलब पहले टाइम को सिखाएंगे अच्छे से, उसके बाद आप टेंस को अच्छे से पकड़ पाओगे। तो टाइम को ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। टेंस तो बचपन से लोग पढ़ते आए हैं, टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, हालांकि पूरे टेंस नहीं, टेंस के 12 स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लगभग सब लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैच किया कि फॉर द पास्ट 3 ईयर्स दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर यूज होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट या फिर पास्ट। तो पास्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। पास्ट देखो, पास्ट तब होगा जब उस सेंटेंस में टाइम क्लियर होगा पास्ट का। और पास्ट का टाइम क्लियर कब होता है, जब उस सेंटेंस में कोई सर्टेन पॉइंट दे रखा होता है पास्ट का। पास्ट का कोई सर्टेन पॉइंट दे रखा होता है कि उस पॉइंट तक आपका काम खत्म हो चुका था,
मतलब पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, तब उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में वैसा टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे ये डिसीजन हो सके कि उसके पहले काम खत्म हो चुका था, तब हम कहते हैं, है ना। तो या फिर कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम जो पास्ट का होता है, वो स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसके पहले हम वॉकिंग करते थे। ऐसा अगर कोई टाइम दे रहा होता, है ना, तो पता चल रहा होता। सिर्फ यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा था और ये इंडिकेशन होता है आपका कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, वो किसी सर्टेन पॉइंट से हम डिसाइड करते हैं। देखो सर्टेन पॉइंट, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ, देख लो। मैं अगर बोलूँ आई हैड, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ राजू हैड बीन, ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखोगे। राजू हैड बीन वॉकिंग 2 किलोमीटर्स अ डे before he broke his leg। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखा, राजू हैड बीन वॉकिंग 2 किलोमीटर्स अ डे बिफोर ही ब्रोक हिज लेग। अब देखना वो सर्टेन पॉइंट जो स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का, वो क्या है कि बिफोर ही ब्रोक हिज लेग, ये इंडिकेट कर रहा है किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का, जिसके पहले वो वॉक करता रहा था, है ना, 2 किलोमीटर हर एक दिन वॉक करता रहा था। तो अगर इस वाले पार्ट को पढ़ते हो आप, बिफोर ही ब्रोक हिज लेग, इसका क्या मतलब पता चला कि ये पास्ट का एक सर्टेन पॉइंट है जिसके पहले वो वॉक करता रहा था 2 किलोमीटर हर एक दिन, है ना। तो ऐसा पॉइंट तो इस सेंटेंस में, इस वाले क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा। तो कैसे क्लियरली बता सकते हो कि ये वो पास्ट टेंस का है? तो पास्ट का नहीं है, वो प्रेजेंट का है, ठीक है। तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा हैव बीन वॉकिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो। तो ये एग्जांपल से क्लियर हो गया, समझ गए होगे इतना दूर तक। तो यहाँ तक स्पष्ट है कि 6 नंबर का आंसर आपका ये वाला आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। यहाँ पर क्या बोला है देखना, यहाँ पर बोला है ऑल इफेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विथ इमीडिएट कॉजेस बट इट इज़ डाउटेड, और फिर इट इज़ अ डाउट, और फिर इट मे बी अ डाउट, और फिर इट मे बी डाउटेड। अब समझने वाली बात है, यहाँ समझना, यहाँ एक कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ बट का। बट कंजंक्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब दो विरोधाभास वाले सेंटेंस को जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है, ठीक है। विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस जो होते हैं उसको वो कनेक्ट करता है आपस में। अब समझना, कॉन्ट्राडिक्ट 2 तरीके से होता है, एक स्ट्रक्चर के तरीके से जिसमें कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव है, और दूसरा तरीका होता है कैसा कि सेंस, मतलब ये स्ट्रक्चर की बात मैं कह रहा हूँ। दूसरा है आइडिया और फिर सेंस, और फिर कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो, उसका संदर्भ और फिर उसका सेंस जो है वो कंट्राडिक्ट करना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव नेगेटिव करके नहीं है, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है नेगेटिव वाले में, तो दोनों पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर वाइज तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या उसका सेंस, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो संदर्भ है, वो क्या निकल रहा है विरोधाभास। तो विरोधाभास को हमें चेक करना होगा। तो कैसे यहाँ पर चेक करेंगे, देखो यहाँ पर दे रखा ऑल इफेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड। अब वर्ब से ही हम लोग अक्सर डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेंस पॉजिटिव होगा, कौन सा सेंस आपका नेगेटिव होगा, मतलब विरोधाभास वाला होगा। देखो यहाँ पर कैन बी कनेक्टेड दिया, मतलब पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो पॉसिबिलिटी को बता रहा है फर्स्ट वाले क्लॉज में, मतलब यहाँ तक। इसका बट के आगे वाला जो क्लॉज होगा, ये कैसा क्लॉज होगा, कैसा सेंटेंस का पार्ट होगा, जो पॉसिबिलिटी को नहीं बता रहा होगा और फिर सर्टेनिटी को बता रहा होगा, है ना। तो उस सर्टेनिटी को कौन बताएगा इसमें से? मे बी डाउट बताएगा क्या? नहीं बताएगा सर। मे बी डाउटेड बताएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये भी पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो सेंस यहाँ पर ऐसा फील होगा जो सर्टेनिटी को बताए, तो सर्टेनिटी को बता रहा है इज अ डाउट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इज अ डाउट होगा। ऑल इफेक्ट्स कैन बी कनेक्टेड विथ इमीडिएट कॉजेस बट इट इज अ डाउट वेदर दे प्रोवाइड द होल एक्सप्लेनेशन। समझ गए।
तो यहाँ पर विरोधाभास करते हुए दो सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। विरोधाभास हम वर्ब से कैच कर रहे हैं और वो उस वर्ब का जो सेंस क्लियर है कि पहले पॉसिबिलिटी को बता रहा है, दूसरे बात सर्टेनिटी को बताएगा, तो इज़ अ डाउट होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इज़ डाउटेड तो होगा नहीं, इज़ डाउटेड होगा नहीं यहाँ पर, ठीक, क्योंकि वो इज़ डाउटेड का क्या मतलब होता है, इट इज़ डाउटेड। इट इज़ डाउटेड मतलब इट इज़ डाउटेड बाय समवन, मतलब सेंटेंस पैसिव में है, तो किसके द्वारा डाउट किया गया है, तो वो जो बाय के बाद आता है वो तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि किसके द्वारा डाउट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बाय कंपनी, बाय कमिटी, बाय पीपल, ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा, मतलब सेंटेंस पैसिव में है नहीं, तो ये आपका इज़ अ डाउट होगा। तो सारे यहाँ पर क्लियर हैं, सारे ऑप्शन क्लियर हैं कि क्यों होगा इज़ अ डाउट। परफेक्ट। चलिए अब इसका आंसर समझ गए, इज़ अ डाउट होगा, इसके पहले वाले हैव बीन होगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर है अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। अब ये फिक्स तरह का स्ट्रक्चर है, प्रोवर्ब है, तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका प्रोवर्ब है जो आपको आना चाहिए था, है ना, कि अ बर्ड इन हैंड होता है, अ बर्ड इन द हैंड और फिर अ बर्ड इन हैंड ऐसा होता है, और इसका फिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ वैसा है नहीं, तो 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट था। अगला देखते हैं, फिक्स फ्रेज के बेस्ट पर है ये, शायद ये भी चेक करते हैं इसको। यहाँ पर क्या दे रखा है, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट्स होगा। देखो नोज क्यों होगा, बाकी क्यों नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज किए हैं क्रॉसेस से। देखो भाई, जब कोई समवन होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो क्रॉस लिमिट कर देता है, मतलब वो लिमिट को क्या करता है, क्रॉस कर देता है, सीमा को लांघ देता है, पार कर देता है। तो क्रॉसेस के साथ नो नहीं आना चाहिए था, क्रॉसेस लिमिट रहता तो वो अलग मीनिंग देता, लेकिन क्रॉसेस नो लिमिट्स जो है ये गलत सेंस दे रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नोज क्यों होगा, जैसे आपने सुना होगा कभी ना कभी कि लव नोज नो लिमिट्स। मैं लिख देता हूँ भाई, देख लो, यहाँ लिख देता हूँ कि लव नोज नो लिमिट्स। ये फेमस डायलॉग है, सुने होंगे किसी ना किसी मूवी में, हॉलीवुड के मूवी में। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये जानने के बारे में नहीं है कि लव जो है वो जान रहा है, ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ये होने के सेंस में बता रहा है। तो ये फिक्स टाइप का फ्रेज होता है, नोज नो लिमिट्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा नोज नो लिमिट्स। ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट्स, मतलब वो ह्यूमन एम्बिशन का कोई लिमिट नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा नोज वाला, बाकी नहीं होगा। ये फिक्स टाइप का स्ट्रक्चर था आपका। अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर बोला है कि गुड हिस्ट्री प्रेजेंट्स सेवरल पर्सपेक्टिव ऑन ए पीरियड बट दीज डाइवर्जेंट व्यूज मस्ट। अब देखो सबसे पहली बात हम लोग इस पे फोकस करते हैं, मस्ट बी फिट इनटू। अब यहाँ पर देखो इनटू जो है ये फिट के साथ भी आता है और आपका फ्यूज के साथ भी आता है। इनटू प्रपोजिशन है, बैलेंस्ड इनटू और मेड इनटू ये थोड़े से ऑड हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए ये दोनों होंगे नहीं। अब तो फिट इनटू होगा या फिर फ्यूज इनटू होगा। लेकिन समझने वाली बात है कि फिट इनटू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मॉडल वर्ब है यहाँ पर, अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद आपका बी आता है और बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के बाद बी तो यहाँ है ही नहीं फिट के साथ, तो इसलिए फिट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बी फ्यूज्ड इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, ठीक है। वैसे भी अगर आप मीनिंग वाइज भी देखोगे तो कोई चीज़ यहाँ पर ये वाला वर्ड देखो, इंटीग्रेटेड एज अ होल, है ना, मतलब एक ही में फ्यूज कर गया, वो एक ही में क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब एक ही में वो ढल चुका है, बन चुका है ना। तो बी फ्यूज्ड होगा, फ्यूज्ड इनटू होगा। तो चलिए ये भी आपका बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रेटेड से हम कैच किए कि यहाँ पर फ्यूज होना चाहिए। फ्यूज का मतलब होता है एक ही में मिल जाना, ठीक है। तो एक ही में मिल जाने का सेंस कहाँ से कैच किए? इंटीग्रेटेड से। इंटीग्रेटेड होल, एक पूरे में वो समा गया, मिल गया, तो मिलने के सेंस में बी फ्यूज्ड होगा। फ्यूज के साथ इनटू होता है, फिट के साथ भी होता है। फिट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि मस्ट है यहाँ पर, और मस्ट के बाद बी आना चाहिए जो कि फिट के साथ दे नहीं रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ, सारे क्वेश्चंस का ग्रामर वाले। अब आगे देखो यहाँ पर क्या एरर है, कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट में पढ़ो, रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन। अब यहाँ पर एरर तो
पढ़ते साथ लग रहा है कि यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये बोला है, पढ़ करके अगर देखो मीनिंग निकालोगे तो पता चलेगा कि रमेश ने अपने फ्रेंड के म्यूजिक प्लेयर को अपने जैसा समझा, है ना, अपने जैसा समझा। तो यहाँ पर टू की जगह पर एज होगा। रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर एज हिज ओन, वो अपने जैसा समझा, ठीक है। तो टू नहीं होगा, वहाँ पर एज होगा। तो एरर किस में था? एरर आपका सी नंबर पार्ट में था, इस सी वाले में टू की जगह एज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है देखो, सबका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मतलब डेप्थ में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, मतलब प्रूफ के साथ, वो आप भी सेंस कर पा रहे होगे। यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम द कमिटी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट ए डिसीजन एनी टाइम सुन। फर्स्ट पार्टी जैसे पढ़ते हो ना, तभी आपके दिमाग में एक क्लू आना चाहिए, कैच आना चाहिए कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ना होकर के कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हो कि दो नाउन जो है वो ऑफ से अगर जुड़ा है तो पहले नाउन के पहले क्या आता है? अक्सर द आता है। अगर ए भी आया तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको चूज़ करने के लिए बोले कि ए और द के बीच क्या आएगा, और फिर ए एंड द के बीच क्या आएगा, तो द यूज़ करना, ठीक है। और अगर ए दे रखा है तो भी गलत नहीं है। तो वही वाला स्ट्रक्चर है। देखो, ये प्रॉब्लम नाउन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके पहले द आ चुका है, और कोई भी डिटरमिनर के बाद उसका एक नाउन होता है, तो इसलिए द के बाद प्रॉब्लम जो है नाउन है। तो एक नाउन यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर द भी दे रखा है, तो इसका मतलब इस द का नाउन कौन होगा? ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये नाउन होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपका, ITY से जो भी वर्ड आपका एंड करता है वो नाउन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो ये नाउन होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स भी नाउन है भाई, कॉम्प्लेक्सिटी भी नाउन है। हालांकि कॉम्प्लेक्स वर्ब भी है, कॉम्प्लेक्स आपका एडजेक्टिव भी है। जैसे मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आपका नाउन है और कॉम्प्लेक्स उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। तो डिक्शनरी में ढूंढे, आप कंफ्यूज कर गए कि कॉम्प्लेक्स भी नाउन है, कॉम्प्लेक्सिटी भी नाउन है, फिर कैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स गलत है, मैं बताता हूँ। देखो, कॉम्प्लेक्स तब नाउन होता है जब इसका इस्तेमाल हम कंपाउंड नाउन बनाने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं बोल रहा है, यहाँ पर ऑफ द प्रॉब्लम बोल रहा है। तो ऑफ द प्रॉब्लम आ गया, मतलब वो जो आपका क्या बोल रहे हो, कंपाउंड जो है उसको ब्रेक कर रहा है ऑफ द आ करके। तो ऑफ द यहाँ पर जो आया ये नहीं बनाने दे रहा है इसको कंपाउंड नाउन, है ना। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड नाउन कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स चर्च, कोई जगह का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स चर्च। हालांकि कॉम्प्लेक्स चर्च जो मैं गया था कल एग्ज़ाम देने, तो रांची में एक जगह है कॉम्प्लेक्स चर्च, तो वहीं पर मेरा सेंटर था, जस्ट इसके पीछे वाले स्कूल में। तो कॉम्प्लेक्स चर्च, अब ये आपका क्या बना रहा है, ये भी आपका कंपाउंड बना रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कंपाउंड होता है जो बाउंड्री के अंदर घिरा रहता है, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो चर्च का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में, तो कॉम्प्लेक्स चर्च कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स चर्च नहीं, चर्च कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकता है ना, और ये चर्च कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स बाद में आएगा। तो इतना समझ रहे हो आप लोग कि ये कंपाउंड नाउन जब बनाएगा तब कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर तो आपका कंपाउंड को ब्रेक कर रहा है ऑफ द, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगा। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जो होता है फिक्स स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जानते हो। चलिए, इतना दूर तक क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर था और कहीं एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे पास टाइम होता है ना, मतलब 2-3 घंटे का टाइम देते हैं इसी क्वेश्चन में आपको, आप लोग समझने में, मतलब 20 क्वेश्चन को, तो मैं इतना ब्रेक करके सारे वर्ड के पीछे की कहानी बता देता कि कौन से क्यों आया है, क्यों नहीं आया इसके पहले, है ना, ए नहीं यहाँ पर क्यों आया है, ए यहाँ पर क्यों आया, सब कुछ मैं बता देता अगर टाइम रहता, आप लोग टाइम देते तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझते हैं हम लोग, जो मेन हमें समझना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ए विजिट टू श्रीनगर सरकम नेविगेटेड अराउंड द डल लेक। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर वोकैबुलरी रूट वर्ड से कभी पढ़े हो या फिर वर्ड पावर मेड इजी पढ़े हो, तो वहाँ पर एक रूट वर्ड आता है सरकम। सरकम का मतलब ही होता है अराउंड। तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, सुपरफ्लुअस करके एक चैप्टर आता है, सुपरफ्लुअस, और फिर रिडंडेंट बोलते हैं उसको, रिडंडेंट मतलब एक ही चीज़ का इस्तेमाल 2 बार हो जाना, तो एक फालतू का यूज़ हो जाता है, अननेसेसरी, तो उसको हटाना पड़ता है। तो सरकम इस वर्ड में ही बोल दिया है, तो अलग से सरकम लगाने की क्या आवश्यकता है,
है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, सुपरफ्लुअस यूज है, इसलिए अराउंड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सर्कमनेविगेटेड, समझ गए यहाँ तक। तो इसमें क्या एरर था, सी नंबर में एरर था, अराउंड को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अराउंड वर्ड ऑलरेडी है सर्कमनेविगेटेड में, चारों ओर, डल लेक के चारों ओर नेविगेट किया, ठीक है, घुमा फिरा, फिर बोटिंग किया, जो भी किया। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला जितेंद्र वॉज द स्मार्टेस्ट ऑफ द टू, यहीं पर एरर है। अब कहोगे सर स्मार्टेस्ट के पहले द आया है, तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। फिर मैं बोल दूँ आपसे, अगर आपसे मैं बोल दूँ कि भाई स्मार्टेस्ट के जगह पर स्मार्टर होगा, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कंपैरेटिव डिग्री के पहले तो द नहीं आता, तो फिर आप गलत बता रहे हो। नहीं, गलत नहीं है, मानता हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपका द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में होता है, जो मैं बता चुका हूँ, मतलब आर्टिकल वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ अच्छे से कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ऑफ द टू अगर है, ऑफ द टू है तो ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसके पहले ऑफ द टू के पहले आपका कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर ही होगा और उसके पहले द का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर स्मार्टेस्ट नहीं होगा, स्मार्टर होगा। वैसे भी अगर देखोगे दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो दो लोगों के बीच जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। दो लोगों से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। वन वर्सेस ऑल जब होता है, वन वर्सेस ऑल का जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर स्मार्टर होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। क्लियर, तो स्मार्टेस्ट ना होकर के स्मार्टर होगा। तो यहाँ भी आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए, ए नंबर ऑप्शन में एरर था। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो इसने कितने, मतलब सारे टीचर ने क्या वाहियात तरीके से अपना लॉजिक दिया है। एक टीचर बोल रहा है, इसी वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा था, एक टीचर बोल रहा है इसमें नो एरर है। भाई मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा देख लो कैसे नो एरर नहीं होगा। यहाँ पर पढ़े, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बी इंटरेस्टेड इन साइनिंग अप एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब कोई कह रहा है ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्यों कह रहा है कंडीशनल है, क्योंकि यहाँ पर इफ से स्टार्ट है। भाई इफ से स्टार्ट होने वाले सारे सेंटेंस कंडीशनल हो जाते हैं क्या? अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो समझना, ऐसे सेंटेंस में जो कंडीशनल क्लॉज वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसका एक मेन क्लॉज भी होता है। अब ढूंढ करके बताओ कि इफ़ वाला पार्ट अगर है यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस, तो इसका मेन वाला क्लॉज कहाँ गया? कंडीशनल क्लॉज के बाद मेन वाला क्लॉज आता है, फिर पहले भी आता है, उसका मेन क्लॉज कहाँ गया भाई? है कहीं मेन क्लॉज? बिल्कुल नहीं है, ये तो पूरा का पूरा कंडीशनल है। मतलब सेंटेंस कंडीशनल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की बात कही जा रही है और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, समझ गए? इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा लॉजिक कंडीशनल के पीछे का मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका मेन क्लॉज भी होता और अगर वो कंडीशन इफ़ आई वुड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर तो कुड हैव का इस्तेमाल होता, मेन क्लॉज में कुड हैव का, और फिर वुड हैव का इस्तेमाल होता। समझ लो बात को? ये होता है स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंस का। मेन क्लॉज में आपका वुड हैव या फिर कुड हैव आता। अगर कंडीशनल में इफ़ आई वुड से स्टार्ट होता तो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, देख लो ताकि अच्छे से समझोगे कंडीशनल सेंटेंस को। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि इफ़ आई वुड हैव नोन, यहाँ तक क्या हो गया? इस कॉमा तक क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस है, आई वुड से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका जो मेन क्लॉज होगा, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, इसका मेन क्लॉज आई वुड हैव या फिर कुड हैव, जो भी लिखो, आई वुड हैव टोल्ड यू। इस सेंटेंस को पढ़ो, इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर आपका क्या है, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट जो है आपका ये कंडीशनल है और ये आपका मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। देखो यहाँ पर आई वुड से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर वुड हैव का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। तो इतना तो क्लियर है कि ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब ये किसका इनडायरेक्ट है? देखो इसका डायरेक्ट मैं बना करके दिखाता हूँ, तब आपके भेजे में मतलब अच्छे से बैठ जाएगा। देखो इसका ऐसे होगा, he asked me, फिर कॉमा दो, आर यू इंटरेस्टेड, मैं इतना ही लिखता हूँ। इसका ज़रा इनडायरेक्ट करो, आर यू इंटरेस्टेड। मेरा पेन अच्छे से नहीं चलता है, आप लोग बुरा मत माना हैंड राइटिंग को देख करके,
ठीक है। ही आस्क्ड मी आर यू इंटरेस्टेड, और यहाँ क्वेश्चन होगा, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड कैसे बनाओगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, यही तो कहोगे कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड, वेदर लिखोगे और फिर इफ़ लिखोगे, तो वही तो है यहाँ पर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड, आस्क्ड से पता चला कि कि हमें ये पास्ट में रखना है ना। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड, तो यहाँ पर वुड भी नहीं होगा भाई, यहाँ पर वॉज होगा, क्लियर है, ठीक है। और फिर इफ़ के जगह वेदर भी रहता तो भी सही रहता। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड इन समथिंग, और फिर ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो चारों तरफ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर वुड भी जो प्रयोग किया हुआ है ये गलत है, आई वॉज होगा यहाँ पर। इसका क्या डायरेक्ट स्पीच होता ये भी मैं आपको बता दिया, और कैसे ये इनडायरेक्ट स्पीच में है और क्या यहाँ पर एरर ये भी बता दिया, कंडीशनल कैसे नहीं होगा ये भी बता दिया, ठीक है। तो उल्टे सीधे मत बताया करो, मतलब जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, जो भी आप अगर आप टीचिंग का काम करते हो भाई, तो उल्टे सीधे मत बता दो, ठीक है। कि कुछ भी मतलब मुझे अपना मतलब ठेका बोलते हैं ना, कि ठेका मुझे छुड़ाना है अपने से, कलंक छुड़ाना है अपने से, ऐसे काम मत करो। आपके करोड़ों में आपके बिक रहे हैं भाई मार्केट में कोर्सेज, पता नहीं कितने गलत चीज़ आप बता रहे होंगे स्टूडेंट्स को। चलिए अब देखते हैं PQRS वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो है वो फिक्स है अपने जगह। अब हमें PQRS को एक सीक्वेंस में रखना है, देखते हैं किसके बाद क्या होगा। अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते ये हैं कि पहले हम लोग प्रोनाउन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो P वाले को पढ़ो, वाइल द फील्ड वर्क प्रोग्रेसेस ही शुड कंसीव। अब यहाँ पर प्रोनाउन मिल गया है, अब ये प्रोनाउन है किसके बदले ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। या फिर दूसरे क्लू को भी कैच करते हैं, देखते हैं। अब ही वाले को मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ही आया होगा अ फील्ड जियोलॉजिस्ट के बदले, या फिर आप अगले सेंटेंस पढ़ते हो तो यहाँ पर आया है द जियोलॉजिस्ट, देख रहे हो। फिर यहाँ भी आया है आपका द फील्ड जियोलॉजिस्ट, इसी के बारे में आया होगा। तो क्योंकि तीन जगह है तो हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं कुछ पल के लिए, ठीक है। दूसरा क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हो तो उतना कुछ समझ में नहीं आता, मतलब इसमें क्लू क्या है ये नहीं समझ में आता। फिर अगला पढ़ते हैं, सच मैपिंग रिक्वायर्स कीन ऑब्जर्वेशन। अब देखो सच मैपिंग की बात कहा है यहाँ पर, सच मैपिंग मतलब इस प्रकार के मैपिंग, इसका मतलब कि इस प्रकार के मैपिंग के बारे में इसके जस्ट पहले वाला सेंटेंस में ज़रूर होगा, ठीक है, ध्यान दे पा रहे हो। तो यहाँ पर सच मैपिंग दे रखा है, तो इस सच का नाउन कहाँ पर है, इस सच का नाउन जहाँ भी होगा इसके पहले ही आया होगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो जो फिक्स है, फर्स्ट वाला S1 जियोलॉजिकल मैपिंग, देख रहे हो यहाँ पर है जियोलॉजिकल मैपिंग, मतलब मैपिंग का जिक्र आपका स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में है। तो PQRS में मुझे सजाना होगा, तो इतना तो क्लियर हो गया देखते साथ कि जो ये R वाला पार्ट है ये फर्स्ट वाले सेंटेंस के जस्ट बाद होगा। मतलब PQRS की अगर बात कही जाए तो PQRS में स्टार्ट कहाँ से होगा, वो R से होगा, है ना। क्यों R से होगा, क्योंकि यहाँ पर सच जो है इस सच का नाउन जो है यहाँ पर है जियोलॉजिकल मैपिंग, इस सच मैपिंग का नाउन है जियोलॉजिकल मैपिंग, और पहले नाउन आता है, इसके बाद इसके वाले जो प्रोनाउन है एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है वो आता है ना। अब जरा देखिए, तो इतना क्लियर है कि R से स्टार्ट होगा, तो R में देख लो कहीं भी स्टार्ट नहीं है R में, ठीक है, इसमें भी नहीं है, एक इसमें है आपका R से स्टार्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस बाकी चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ही का अगर नाउन ढूंढोगे इसी सीक्वेंस में तो देखो कहाँ पर मिलेगा, P कहाँ पर दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, और इसके पहले S आया है, मतलब S में इसका ही का नाउन जरूर होगा। S में देख लो एवब ऑल द फील्ड जियोलॉजिस्ट, अब यहाँ पर द फील्ड जियोलॉजिस्ट दे रखा है जो S में है। तो क्लियर है यहाँ तक कि आपका इसका आंसर होगा B नंबर ऑप्शन, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, अपने अपने आंसर मैच करा लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी बोला है कि S1 और S6 जो है फिक्स है, अब बीच वाले को हमें सजाना है। देखो यहाँ पर पढ़ोगे इसमें तो यहाँ पर कोई वैसा क्लू नज़र नहीं आता, रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। अच्छा मैं बता दूं, अगर आप लोग UPSC के एस्पिरेंट हो
तो जो मेंस लेवल के जितने भी PQRS मैंने करा रखा है पहले से चैनल पे, उसको जा करके देख लेना। खास करके CGL का जो मेंस है पिछले साल का, वो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस थे और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस थे। तो आप जा करके उसको पढ़ लेना। उसमें मैं बहुत डेप्थ में डिटेल में बताया हूँ कि किस तरीके से क्लू को मुझे कैच करना है, ठीक है, और कितने सारे के ट्रिक्स होते हैं ये सब सॉल्व करने के। इतने पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं होता वहाँ पर, आप पढ़ते चलोगे, सबका मीनिंग समझोगे, टाइम एक ही पैसेज में निकल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ करना क्या है, क्लू ढूंढना है, उसका आंसर ढूंढना है। पहले प्रोनाउन अगर मिल गया तो उस प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई उसका नाउन आया होगा। इस तरीके के छोटे छोटे क्लू मैं बहुत सारे बता रखा हूँ उस वाले सीरीज़ में। तो CGL का जो मेंस वाला पेपर है उसमें जा करके चेक कर लेना। अब ज़रा बात करते हैं, देखो आगे। अब यहाँ पर क्या है, हाउएवर किसका इंडिकेट करता है कि इसके पहले जो भी सेंटेंस आया होगा इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, इससे विरोधाभास पैदा कर रहा होगा, ठीक है। आगे फिर पढ़ते हैं इसी में, द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट। अब दिस डेवलपमेंट दिया है तो इस दिस का आंसर जस्ट इसके पहले वाले सेंटेंस में होगा, क्योंकि पहले नाउन आता है, बाद में उसका प्रोनाउन आता है। तो देखो कि कहाँ पर डेवलपमेंट की बात कही गई है। तो अगर S1 को पढ़ते हो तो ध्यान से देखो, अंडर द colonial regime basic infrastructure such as railways, ports, water transport, posts and telegraphs did develop। मतलब इसके टाइम में ये सारे डेवलप हुए, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात तो आपके S1 में कही गई है, यहाँ तक समझ रहे हो। तो इस दिस डेवलपमेंट का आंसर मुझे मिल गया कि यहाँ पर है, फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो है। इसका मतलब S1 के जस्ट बाद कौन सा स्टार्ट होगा, R। मतलब PQRS में मैं बात कहूँ कि R से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ही इसका आंसर होगा, और R से सिर्फ आपका एक यही स्टार्ट हो रहा है, D नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा आपका D। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, 18वां नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है S1 S6 फिक्स है, बाकी को सजाओ। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या दिक्कत है। देखो हम P वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं तो द रिलेवेंस ऑफ द इशू ऑफ प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं, इट पसेस। देखो इट पसेस यहाँ पर दे रखा है, मतलब इट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस भी पढ़ते हो तो भी इट आता है, फिर लास्ट में पढ़ते तो भी इट आता है। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये प्रोनाउन जो है, इसके लिए नाउन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मतलब हो सकता है इस इट का आंसर इसी में हो, जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है इसके बारे में इट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि इट इज़ अ मैंगो, तो मैंगो का इट है वो, तो उस सेंटेंस में ही है इट का जवाब आपका। तो इंट्रोडक्टरी वाला एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है प्रोनाउन वाला, जिसका नाउन उसके पहले आया होगा। तो हमें मुख्य रूप से इट का आंसर इस दोनों के लिए ढूंढना है, मतलब क्यू वाले सेंटेंस में और आर वाले सेंटेंस में। अब देखो इट वाले को ढूंढोगे तो आपको ओवरऑल जो नज़र आएगा वो आएगा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। ये हिस्ट्री की बात कह रहा है, ठीक है, ये हिस्ट्री की बात कह रहा है। तो ज़रा देखो हिस्ट्री की बात कह रहा है तो कौन होगा इसके बाद, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बाद कौन वाला सेंटेंस होगा, क्यू वाला होगा और फिर आपका आर वाला होगा। तो देखना है यहाँ पर। अब ज़रा गौर करते हैं आगे, यहाँ पर ध्यान देना एक चीज़ और, इसमें क्या है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज़ नेसेसरी बट इट इज़ एट बेस्ट अ टेंटेटिव रिकॉर्ड। ये वाला हम लोग देख रहे हैं। देखो इस वाले सेंटेंस को पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या बोला है, इट इज़ एट बेस्ट अ टेंटेटिव रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की बात कह रहा है, ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में बता रहा है। तो कौन कौन से रिकॉर्ड रहता है एक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। इट पजेसेस, ये रखता है क्या क्या, मैसिव सप्लाई ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। देख रहे हो पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह के बारे में बता रहा है कि ये सारे चीज़ ये पजेस करता है। बट इट नेसेसरली लैक्स द इनर मतलब ओवरऑल अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है क्यू, ये S1 के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बदले इट आया है और वो पजेस कर रहा है ये सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो S1 के बारे में, और ये मेन क्लू आपका यहाँ पर था, ये वाला देखे हो, रिकॉर्ड की बात अगर कही जाए ये वाला, ठीक है। तो S1 के बाद ही Q होगा, इसका मतलब PQRS में आपका स्टार्ट होगा Q से। तो Q आपका दो जगह स्टार्ट हो रहा है, A में और C में, ये दोनों आंसर होंगे नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमें सेलेक्ट करना है कि होगा कौन। तो ध्यान दो यहाँ पर एक चीज़ और क्या ध्यान देने वाली बात है,
यहाँ पर पी वाले पढ़ो और आर वाले पढ़ो। देखो, इट ऑल्सो लैक्स पर्सपेक्टिव सिंस इट इज़ बेरेफ्ट ऑफ ए सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बात यहाँ कही गई है। और आपका द रिलेवेंस ऑफ द इशू ऑफ प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट। प्रोपोर्शन की बात यहाँ कही गई है। तो कहीं ना कहीं आर और पी आपस में सटा होगा। ठीक है, आर और पी कहीं ना कहीं सटा होगा। तो ज़रा देख लो, दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, ए वाला और सेकंड वाला। पी और आर जो है वो सटा हुआ है क्या? इसमें आपका सटा हुआ नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में सटा हुआ कौन है? सी नंबर ऑप्शन में, इसलिए सी नंबर आंसर होगा इसका। क्यों ऐसा सोचे? क्योंकि एक बार सेंस ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा है, फिर वही उसके ही इशू को लेकर के बता रहा है प्रोपोर्शन के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में हम बताते हैं तो एक के जस्ट भाग आगे वाला रखते हैं, है ना। तो ये भी कैच करना था, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, मैच कर लेना अपने आंसर से। अब 19 नंबर को देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। 19 नंबर में PQRS में चेक करो। अगर पी वाले को पढ़ते हो तो यहाँ पर एक देता है सच कंट्री। तो सच का आंसर हम लोग पहले भी ढूंढ चुके हैं, इसके पहले वाले PQRS में भी सच आया था, उसका भी आंसर हम लोगों ने देखा था कैसे ढूंढते हैं। तो सच कंट्रीज, तो किस कंट्री की बात कह रहा है? तो ये वही कंट्री की बात कहेगा, मतलब इसके जस्ट पहले वही वाला सेंटेंस होगा जिसमें इस कंट्रीज़ के बारे में मेंशन किया होगा। तो सारे सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि फर्स्ट वाला जो फिक्स है, इनकम इनइक्वालिटी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, तो ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में कहा है। इसका मतलब है कि S1 के जस्ट बाद आपका P होगा और PQRS में कही जाए तो बात तो स्टार्ट होना है P से। तो P से आपका एक यही स्टार्ट हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी चेक कर लेना। 20th नंबर में देखो क्या कह रहा है ये भी बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर बोला द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। अब किसी भी चीज़ के बारे में बोलता है कि इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो जस्ट उसके बाद देता है कि कौन कौन से पार्ट में डिवीज़न किया गया है इसका क्लासिफिकेशन, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन से साइंस वाले चैप्टर्स में। तो इसी तरीके से यहाँ अगर डिफरेंट पीरियड्स की बात कही गई है तो इसके बाद वो सारे पीरियड्स का नाम मेंशन ज़रूर होगा। तो ज़रा देखो कहाँ पर है वो सारे पीरियड्स के बारे में। तो यहाँ पर है आर वाले पार्ट में, स्कॉलर्स ऑफन स्पेशलाइज इन पीरियड्स सच एज मिडिएवल, रेनेसॉन्स, रोमांटिक, विक्टोरियन एंड मॉडर्न लिटरेचर। ये सारे पीरियड्स में देख रहे हो, ये सारे पीरियड्स में क्या किया गया है, इसको विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो इससे पता चल गया कि जो भी होगा वो स्टार्ट होगा आर से। ठीक है, मतलब PQRS में स्टार्ट होना है आर से, S1 के बाद जस्ट आर आएगा। तो आर से स्टार्ट हो रहा है आपका बी नंबर ऑप्शन में और डी नंबर ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर क्लू मिलता है। अब तो डिसीजन हो गया कि बी होगा इसका आंसर और फिर डी होगा। चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सारे सेंटेंस पढ़ोगे फिर पता चलेगा आपको। दिस डिसकंटिन्यूटीज़, ये वाला पोर्शन आ गया, दिस कंटिन्यूटीज़ आ गया। मतलब ये दिस जो है प्रोनाउन जो है इसका इसके पहले नाउन आया होगा। तो डिसकंटिन्यूटीज़ को ढूंढो कि डिसकंटिन्यूटीज़ और कहाँ पर मेंशन है। तो देखोगे पता चलेगा कि पी नंबर जो यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस, इसमें आपका है इम्पॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज़, है ना। तो इम्पॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज़ इसका नाउन मिल गया दिस वाले का। तो जाहिर सी बात है कि पहले नाउन आता है उसके बाद उसका प्रोनाउन आता है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, पी का बनेगा और एस का बनेगा। तो देख लो पी के जस्ट बाद एस किस में है, तो पी के जस्ट बाद यहाँ पर क्यू है, तो ये तो होगा नहीं। एक ऑप्शन बच जाता है कि पी के बाद एस है आपका और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो जितना भी मैं बताया हूँ आप उसको पढ़ करके रीड करके देख लेना, सारे सीक्वेंस आपको मतलब अच्छे तरीके से मिल गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पैसेज कर लेते हैं। ठीक, पैसेज बचा हुआ था। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। करना क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड्स अ कॉमन की पोजीशन इन यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030। अब यहाँ पर की पोजीशन एक वर्ड आया है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। की पोजीशन, इसको अंडरलाइन करो और पैसेज में ढूंढो कहाँ पर की पोजीशन दे रखा है। की पोजीशन जैसे ढूंढने निकले आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर की पोजीशन है। ठीक है, कि जितने सारे गोल हैं उसका जो की पोजीशन है वो एजुकेशन है। ठीक,
तो एजुकेशन, इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे गया कि इसका आंसर होगा आपका एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ अंडरलाइन करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो एजुकेशन का क्या रोल है, ठीक है। अब हम लोग रोल ढूंढने निकले हैं। ये पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तो यहाँ पर कहीं भी बुक्स का मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब ये आंसर नहीं होगा। वहाँ पर कोई ग्लोबल कैपिटल के बारे में भी नहीं बोला है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और एजुकेशन विल रिड्यूस इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल के जिक्र किया है, लेकिन ये एजुकेशन रिड्यूस कर देगा उसको? नहीं भाई, क्यों, इसको रिड्यूस करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम एक दूसरे से निर्यात आयात कर पाएंगे, है ना, बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंटरडिपेंडेंसी को रिड्यूस नहीं करना है। तो यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है, इंटरडिपेंडेंट की बात यहाँ पर कही गई है। वी लिव इन अ हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, इसको रिड्यूस करने की बात नहीं कही गई है कहीं भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 3 ऑप्शन हम ऐसे ही एलिमिनेट कर लिए। अब आखिरी ऑप्शन बच जाता है ए नंबर ऑप्शन, और यही इसका आंसर होगा कि एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक। तभी तो ज़माना आगे जाएगा, अगर हर एक दूसरे से कंपटीशन करे, हर एक दूसरा जो आदमी है जो इनोवेटिव तरीके से सोचे, नया नया चीज़ का रिसर्च करे, इन्वेंट करे, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम कॉम्पिटेंसीज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे ए लगा, और यही इसका आंसर भी होना चाहिए। फिर देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ बोला है वी लिव इन अ हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन इन द पैसेज। ये वाला देख रहे हो, ये वाला अभी अभी पढ़ के सुनाया आपको पैसेज में। अब इसका मतलब क्या है, तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बिकम फास्टर, इसका तो जिक्र ही नहीं है। वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, तो क्या दिक्कत है, इसका मतलब क्या यही है कि हम एक दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। देखते हैं, हो सकता है ये सी भी हो सकता है इसका आंसर। फिर दिया वी आर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से हम चैलेंज फेस नहीं कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से ईजी होता है हमारा चैलेंज प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैसेज पढ़ोगे समझ में आएगा। फिर ए नंबर ऑप्शन है वी आर नाउ मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर आवर सर्वाइवल। ऑब्वियस सी बात है कि पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पर बोला है कि वी लिव इन ए हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। इसका ये जो कारण है डिपेंडेंसी का, ये इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाइवल के लिए हेल्प ले सकें, ठीक है। वी हैव बिकम, क्या हम लोग ऐसा बन चुके हैं, ये नहीं कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम बन चुके हैं नहीं, डिपेंडेंट बने नहीं हैं, ऐसे इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर हम मतलब जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पढ़ोगे पैसेज, देखना आराम से। फिर द वर्ल्ड्स लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड एट अ फास्टर रेट देन एवर बिफोर, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन इन दिस पैसेज। देखो पहले इस वाले पैसेज को सर्च करो, उसके आगे पीछे के सेंटेंस को पढ़ो, आपको पता चलेगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर पता चल रहा है, देख लो। और डिप्लीटिंग की बात कहाँ कही गई है, फर्स्ट वाले ही में है ना, ये वाला देख लो, स्टार्टिंग ही है इसी से। द वर्ल्ड्स लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट अ फास्टर रेट देन एवर बिफोर। अब इसको पढ़ेंगे, आगे पीछे भी पढ़ सकते हो उसका, और इसका क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोला है कि टुडे वी आर फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज हो गया बहुत ज़्यादा। ये भी इसमें मेंशन नहीं है, पूरे पैसेज में पढ़ोगे तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। यहाँ पर बोला मेडिकल हेल्थ सिस्टम के बारे में भी जिक्र नहीं है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला है सी नंबर कि द नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली, ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यही सारे रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स जो रिड्यूस हो रहा है। ह्यूमन लाइफ इज़ बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट कर रहा है हमारी लाइफ, इसलिए क्या हम कर रहे हैं, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम रिड्यूस हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज जो है वो इसके वजह से रिड्यूस नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो बढ़ भी सकता है, घटेगा भला क्यों। तो अब हम देखते हैं कि सी नंबर और ए नंबर में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोडक्ट हो गया है क्या, तो क्या इसका ये अर्थ है। तो देखो फूड प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिप्लीट नहीं होता,
डिप्लीट कहने का मतलब है कि खाली हो जाना, वो खाली नहीं होता, मतलब ख़त्म हो जाता है ना। खाली होने का मतलब बहुत सारा डिपॉजिट है आपके पास, धीरे धीरे आप इससे निकाल रहे हो, धीरे धीरे निकाल रहे हो, धीरे धीरे निकाल रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा इसका ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे वो निकल रहा है। तो डिप्लीट कहने का कहीं ना कहीं मतलब आपका नेचुरल रिसोर्सेज से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4th नंबर भी देख लिए हम लोग, थोड़ा कॉमन सेंस भी इसमें लगाना था, ठीक है। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप बिकॉज, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर इज़ एन इंक्रीज रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप बिकॉज, इंक्रीज़ कर रहा है क्यों, जो ग्लोबल सिटीजनशिप का इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों इंक्रीज़ कर रहा है ग्लोबल सिटीजन होने का। अब यहाँ पर देखते हैं एक करके, पीपल वांट टू ट्रेवल मोर एंड लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, पैसेज पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इट विल यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि चैलेंज को फेस करने के लिए यूनाइट हो रहे हैं लोग, इसलिए ग्लोबलाइजेशन जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ग्लोबल सिटीजनशिप का बढ़ गया नहीं। फिर है पीपल बिलीव दैट देयर इज़ अ फ्यूचर इन फॉरेन कंट्रीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ही क्या है फ्यूचर है, वैसे तो बाहर वाले कंट्रीज़ वाले लोग भी हमारे यहाँ आ जाएंगे वही सोच करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर है पीपल विल कोऑपरेट विथ ईच अदर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स, ठीक है। तो यहाँ है मुझे ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा ये डी नंबर ही लगा, कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए क्या करें, इसका जो ग्लोबल सिटीजनशिप है इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, ताकि नेचुरल डिसास्टर के टाइम हम एक दूसरे का कोऑपरेट कर पाएँ, ठीक है। तो कोऑपरेट वाला वर्ड भी यहाँ पर दे रखा है, अच्छे से देखोगे पता चलेगा आपको, देख लो यहाँ पर दिया है ग्लोबल सिटीजनशिप, देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। फिर इसके पहले क्या दे रखा है, देखो कुछ ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बताया गया है, हैव एक्सपेंडेड द वेरी नोशन ऑफ सिटीजनशिप इटसेल्फ, सिटीजन का ही देखो इसके बारे में ही बता रखा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है ग्लोबल सिटीजनशिप का। तो इस तरीके से सबका आंसर मैं बता दिया, आप लोग चेक कर लेना, फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका एजुकेशन, आगे वाले का आंसर क्या होगा, ये 1st नंबर ऑप्शन होगा, फिर अगले का आंसर होगा आपका A नंबर ऑप्शन, और इसके बाद 4 वाले का होगा C नंबर ऑप्शन, और 5th वाले का होगा D नंबर ऑप्शन। आप लोग एक बार अपना आंसर की मिला करके बता देना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ मैं बता दिया, अब आप लोग कर क्या सकते हो, आप पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हो सीखने के लिए अच्छे से, और जितने भी पर्सनल डाउट होते हैं वो सारा कुछ मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।